चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हम लोग फोर्स वाले पढ़ रहे थे क्वेश्चंस, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बोलते रहिएगा क्योंकि क्लास नहीं तो बोरिंग हो जाती है, मेरे लिए भी काफी बोरिंग हो जाता है। चल आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में बेटा कंस्ट्रेंट मोशन के कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए थे, पुली के भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है बेटा। और ये भी कराया था कि पुली अगर मूव कर रही हो तो कैसे कर रही है, ठीक है। कराए थे कि नहीं कराए थे, अभी मैं एक दो क्वेश्चंस और निकाल लेता हूँ कंस्ट्रेंट के, फिर वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर। ओके चलो, तो अब हम करेंगे आज वेज कंस्ट्रेंट। क्या करेंगे? वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है? वेज कंस्ट्रेंट का मीनिंग होता है कि अगर बेटा दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है, ऐसे समझते हैं कि अगर बेटा दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं? कांटेक्ट में हैं। दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में हैं, ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं अगर वो कांटेक्ट में है और अगर हम इन पे फोर्स लगाते हैं, एक पे फोर्स लगाते हैं, दोनों साथ में मूव करेंगे, कोई m1 मास और एक ये m2 मास है। अगर ये दोनों बेटा साथ में मूव करेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, और एक जो पॉइंट होगा ये। बात समझ में आ रही बेटा? हेलो। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे परपेंडिकुलर देखें, यहाँ पे ये बेटा हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची इन दोनों के जो 90 डिग्री। क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? तो अगर इनका मोशन होगा तो ये क्या होगा, ये दोनों पॉइंट अगर कांटेक्ट में है, अगर ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में रहने के लिए जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी राइट साइड और इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, वो दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए बताओ? नहीं तो फिर कॉन्टेक्ट हट जाएगा। हेलो। बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे कि फिर से समझते हैं, ठीक है, फिर से हम लोग समझते हैं कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जो कांटेक्ट में हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम। अब हम एक ट्रायंगुलर वेज ले लेते हैं। वेज पे अगर हमने क्या किया, एक ऐसे एक रॉड बना दी, ये रॉड बना दी ऐसे, ठीक है। ये हमने रॉड बना दी। ये रॉड बेटा एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए ही कंस्ट्रेंट है, ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, विच इज जो रॉड है वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा? अगर ये बेटा ऐसे मूव करता है इधर, क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? तो ये नीचे की तरफ आएगी, रॉड आएगी कि नहीं आएगी? जैसे जैसे ये लेफ्ट मूव करते जाएगा ये स्लाइड होता जाएगा नीचे, जैसे जैसे ये लेफ्ट मूव करते जाएगा ये नीचे स्लाइड होता जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो कौन सा होगा? ये वाला, ये वाले दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? राइट, ये बेटा दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा होगा? सेम होगा। मींस ये भी वेलोसिटी v1 होगी, तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी जरा देखो, इस वाले की वेलोसिटी कितनी किधर की तरफ होगी बेटा? ये नीचे आ रहा होगा, मींस इसकी नेट वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, बट इसका जो कंपोनेंट होगा सेम डायरेक्शन में, इसके उनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कैसा होगा? इक्वल होगा। वो कैसा होगा बेटा? इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? आया ना? जैसे कि चलो इसी की बात करते हैं, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें कि बोला गया है कि जो ब्लॉक है वो v0 की वेलोसिटी से लेफ्ट में खींचा जा रहा है और ये एंगल है अल्फा। ये एंगल कितना है? अल्फा। तो बताओ बेटा इस रॉड की वेलोसिटी कितनी होगी? इस रॉड की वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी कितनी होगी इस रॉड की? व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द रॉड? वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी? तो कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे? चलो देखते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा इस रॉड की नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो सकती है? बताइए बेटा। जो रॉड है, वर्टिकल रॉड है, उसकी नेट वेलोसिटी किधर हो सकती है? बताओ बेटा जल्दी से। नो रिस्पॉन्स अगेन। मान लेते बेटा इस रॉड की नेट वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में v। क्लियर? तो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल भी अल्फा बनेगा, ये एंगल भी कितना बनेगा? अल्फा बनेगा। आप ज्योमेट्री से देखेंगे अल्फा बनेगा। तो बेटा इस डायरेक्शन में जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन दोनों की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बात समझ में आई बेटा? यहाँ पे ये एंगल ऐसा बना, मींस ये वाली वेलोसिटी और इसकी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कितने किस डायरेक्शन में बेटा? ये एंगल भी क्या बनेगा? अल्फा। तो इसकी बेटा क्या आएगी? ये अल्फा बना, तो ये क्या बना? ये भी अल्फा बना। मींस ये जो बेटा इसकी v0 की क्या ये वेलोसिटी? ये वाली आई v0 sin अल्फा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? v0 sin अल्फा। और इसकी क्या है बेटा? v cos अल्फा। ये कैसी होंगी? इक्वल होंगी।
मींस इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटीज इक्वल होनी चाहिए। तो कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे देखो, v शुड बी इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा, v इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा, और यहाँ से v की वैल्यू ऐसे, सॉरी v इज इक्वल टू यहाँ पे v नॉट साइन अल्फा, क्या लिख दिया मैंने, चलो देखो ये v नॉट साइन अल्फा, ये वाला कंपोनेंट इधर वाला, और इसका कौन सा कंपोनेंट है, ये v cos अल्फा, ये इक्वल होने चाहिए। v cos अल्फा शुड बी इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा, यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, v नॉट साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, दैट इज v नॉट tan अल्फा। ये बेटा आ जाएगी किसकी वेलोसिटी, रॉड की वेलोसिटी। ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ। यस सर। बेटा ये बात समझ में आ गई सबको। चलो इसके और क्वेश्चंस करते हैं, इसको लोग वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो वेज कंस्ट्रेंट में लिख लो, क्या लिखेंगे बेटा हम इसमें लिख लेते हैं, if two surfaces are contact, or if two surfaces are in contact, then the motion of both the surfaces will be same in perpendicular direction to the surfaces। ठीक है बेटा, ये अपना वेज कंस्ट्रेंट का स्टेटमेंट होता है। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है? हेलो, ठीक है। यस सर। तो कैसे होगा, चलो देखो। मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है बेटा, अब देखो हम कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये एक वेज है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे वेज बनी हुई है ऐसे। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है? हमें दिया गया ये एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखे हुए हैं, ये हमें दिया गया ये फ्रिक्शन लेस सरफेस पे दिए, ये है अल्फा और ये है थीटा, ये है अल्फा और ये है थीटा। ये बेटा नीचे की तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से मान लेते हैं, v नॉट की कांस्टेंट वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो पूछा गया है बेटा, ये जो ब्लॉक है ए और ये ब्लॉक है बी, इन दोनों की वेलोसिटीज हमें बतानी है, इन दोनों की वेलोसिटीज हमें बतानी है कि कितनी कितनी होंगी और किस किस डायरेक्शन में होंगी। जरा बताओ बेटा, जब ये नीचे आएगा तो ए और बी किधर की तरफ मूव करेंगे, जल्दी से बताओ, ए और बी किधर की तरफ मूव करेंगे? बी लेफ्ट में और ए राइट, बी लेफ्ट में और ए राइट में। इसको हम लोग वी ए मान लेते हैं कि ये वी ए है, मान लेते हैं ये कैसा वी बी है। क्लियर? तो हमने अभी भी बताया बेटा कि जो इसकी वेलोसिटी होगी अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस पे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट मींस इस डायरेक्शन में कैसी होगी, इक्वल होगी, इसकी इस डायरेक्शन में इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है? हेलो, क्लियर? तो हमें क्या देखना है भाई, अब हमें एंगल बनाने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। देखो एंगल कैसे बनेंगे, ये बेटा अपना जो सरफेस है बीच वाला जो ब्लॉक है वो ऐसे है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? और ये नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी है v। तो जरा हम एंगल देखेंगे बेटा अपना ऐसा, ये एंगल कितना आएगा यहां से, ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल जरा बता सकते हो क्या? हेलो, अल्फा, ये वाला आएगा अल्फा, ये 90 अल्फा, तो ये आ जाएगा अल्फा। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर दो लाइंस के बीच में एंगल अल्फा होता है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होता है, अल्फा ही होता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली लाइन है वर्टिकल वाली, ये इंक्लाइंड सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन है। क्लियर? इन दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा अल्फा, ये बन गया अल्फा। तो ये बेटा इसकी वेलोसिटी है वी नॉट, इधर नेट इसका इधर की तरफ क्या है बेटा, वी नॉट कॉस अल्फा आया, क्या आया, वी नॉट कॉस अल्फा। इसका देखो बेटा, ये v इधर की तरफ जा रही है, इस नीचे वाली सरफेस की वेलोसिटी किधर आएगी, इधर की तरफ ही आएगी। अच्छा ये अल्फा है, तो ये क्या होगा बेटा, ये अल्फा होगा, ये क्या बन जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा बन जाएगा।
तो इसकी बेटा देखो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट आएगा v cos अल्फा, ये क्या आएगा v sin अल्फा। साइन अल्फा। तो ये दोनों कैसे होंगे बेटा, सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे। सेम तरीके से यहाँ पे भी देखो, सेम तरीके से यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, तो ये v आ जाएगा बेटा, यहाँ पे v नॉट है वेलोसिटी, और ऊपर वाली जो वेज है, ऊपर वाला जो ब्लॉक है, इसकी इधर की तरफ डायरेक्शन में क्या आएगी बेटा, ये कंपोनेंट, इधर की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा इसका, ये एंगल बना अल्फा, सॉरी थीटा, ये v है, v नॉट है, तो ये क्या आ जाएगा, v नॉट cos अल्फा आ जाएगा। इसका सेम इस तरीके से कितना आ जाएगा बेटा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, वी नॉट साइन थीटा। va sin थीटा आ जाएगा। तो ये वाला भी किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तो उठा के आंसर आ जाएंगे दोनों। तो ये वाला इसके इक्वल कर देंगे बेटा, तो यहाँ से वीवी की वैल्यू क्या आ गई, वीवी की वैल्यू आ गई वी नॉट 10 अल्फा, वीवी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वी नॉट 10 अल्फा, और वीए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, वी नॉट 10 थीटा। ये अपने आंसर आ गए कंस्ट्रेंट से, ये अपने आंसर आ गए कंस्ट्रेंट के। बात में बेटा नोट कर लीजिए, किसके दिमाग में गया ये क्वेश्चन, सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। क्या, सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। एक बार दोबारा समझा दीजिए। दोबारा समझा देते हैं, ठीक है। तो ये बेटा देखो फिर से हम बताते हैं, ये वी नॉट नीचे की तरफ आ रहा है, तो वी नॉट के जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी इज इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो बेटा लेफ्ट वाले की सरफेस कॉन्टेक्ट वाली कौन सी है, लेफ्ट वाली कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सी है बेटा, ये रही, ये वाली, ये लेफ्ट वाले की है वी की, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस छोटे वाले की ये वाली रही, दिख रही बेटा ये वाली सरफेस है ना। Yes, sir. इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है बनाई, इन दोनों डायरेक्शंस में इनके बेटा वेलोसिटीज इक्वल रहेंगी। तो ऊपर वाले की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अलग से लिख लो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी होगी, ये है बेटा अल्फा, क्योंकि अल्फा है, क्योंकि ये वाला भी अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है, ठीक है। Yes, sir. तो हमें क्या निकालना है, हमें इसकी वेलोसिटी बेटा नीचे की तरफ दी गई है वी नॉट, हमें निकालना है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये भी क्या बना अपना, अल्फा बना। कैसे बना अल्फा, चलो देखो अल्फा कैसे बना, ये वाला ये एंगल हमें पता करना है वर्टिकल के साथ, चलो देखते हैं। ये अल्फा तो ये भी अल्फा, राइट, ये अल्फा तो ये भी Yes, अल्फा, sir. ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा, क्लियर। तो ये बेटा वी नॉट है नीचे की तरफ, तो वी नॉट के इधर आ गया कंपोनेंट वी नॉट कॉस अल्फा। सेम इस तरीके का बेटा ये वी भी इधर की तरफ है, नेट वेलोसिटी वी वी मानी हमने, इसका ये एंगल बनेगा अल्फा, देखो ये दोनों सरफेस पैरेलल, तो ये बना हॉरिजॉन्टल अल्फा। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट आया बेटा वी वी sin अल्फा, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, बाय कंस्ट्रेंट से इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज सेम होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज सेम होनी चाहिए। बात समझ में आई बेटा, Yes, sir. सेम तरीके से राइट में भी लग गया Yes, तो आंसर। sir. ये होता है बेटा अपना वेज कंस्ट्रेंट, ये क्या होता है, वेज कंस्ट्रेंट, क्लियर। हेलो, Yes, sir. Yes, और sir. देखो और देखो और देखो, बेटा सारी की सारी फ्रिक्शन लेस सरफेसेस है, सारी कैसी हैं, फ्रिक्शन लेस सरफेस से। ये एंगल अल्फा, हमको ये बताया गया बेटा कि इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है v नॉट, कितनी है v नॉट, तो इसकी वेलोसिटी बताओ बेटा, इस स्फीयर की वेलोसिटी कितनी होगी, इस स्फीयर की वेलोसिटी कितनी होगी, बता सकते हो क्या आप लोग, सॉल्व करो फटाफट। किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी या फिर नीचे की तरफ, बताओ। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, है all the surfaces are frictionless, all the surfaces are frictionless। चलिए करिए करिए जल्दी करिए बेटा,
कितना आ रहा है? चलो देखो, हमें पता है बेटा ये सरफेस से चिपक के चल रहा है, राइट? तो ये जाएगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि आगे तो घुस नहीं जाएगा उसमें, तो जाएगा तो क्या था, वर्टिकल डाउनवर्ड। हमने मान लिया बेटा ये वी एस है, इसकी वी स्फीयर। ठीक है बेटा, ये कितनी है, वी स्फीयर मान ली। हमें पता है बेटा इसकी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ जो आएगी वही स्फीयर की इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। हाँ या ना, बताओ। हेलो, बात समझ में आ रही बेटा? तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल अल्फा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल अल्फा ही होगा। तो ये सरफेस से परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वर्टिकल लाइन वी एस वाली। ये बेटा इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली लाइन है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ से अल्फा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्फा। तो हमें यहाँ पे बेटा वेलोसिटी निकालनी है, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, तो ये वाली वेलोसिटी हमने यहाँ पे बना ली। ये देखो एंगल, ये इसके पैरेलल और ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल अल्फा। ये वी नॉट का बेटा कौन सा कंपोनेंट आया, ये रहा वी नॉट। वी नॉट का ये कंपोनेंट आया वी नॉट साइन अल्फा, वी नॉट साइन अल्फा। बात समझ में आई बेटा, हाँ या ना? हेलो, यस सर। क्लियर? यस सर। बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। वी नॉट साइन अल्फा। तो कितना आ जाएगा जरा देखो, ये वी नॉट साइन अल्फा, ये क्या बेटा, वी नॉट साइन अल्फा, और ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये वी नॉट से जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वी एस है, ये अल्फा है, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये वी नॉट, सॉरी नॉट वी नॉट, वी एस, ये इधर की तरफ क्या आएगा, कॉस अल्फा। क्या आएगा, कॉस अल्फा। ये दोनों इक्वल होंगे, तो वी नॉट साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा, सॉरी वी एस कॉस अल्फा। यहाँ से वी एस की वैल्यू कितनी आ गई, एक अब एडवांस का क्वेश्चन करा देते हैं। वी नॉट टेन अल्फा, आसान होते हैं, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बेटा? बाय कंस्ट्रेंट, ये कौन सी इक्वेशन बोलते हैं हम इसको, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है। कैसी है और ऐसा क्यों होता है भाई, इक्वल क्यों होते हैं, चलो समझने की कोशिश करो। और सपोज बेटा यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसकी नीचे जाने वाली, ये इधर सरफेस की, अगर ये वेलोसिटी इस सरफेस की इस वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तो मतलब वी एस कॉस अल्फा इधर की तरफ ज्यादा आ रहा है, मींस इधर की तरफ ज्यादा आ रहा है, वी एस इधर, ये दूर कम स्लो स्पीड जा रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि बेटा कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं इनकी सरफेसेस ऐसी है, ये एक सरफेस ऐसी है, एक ये सरफेस ऐसी है, अगर ये बेटा ज्यादा तेज आएगी, ये चिपक, ये मैंने दोनों को चिपका के रखा है, ये इधर की तरफ ज्यादा तेज आ रहा है, ये बेटा स्लो जा रहा है, मतलब ये माने थे यू से, ये वी से, और यू की वैल्यू अगर वी से कम है, यू की वैल्यू बेटा अगर वी से कम है, जरा ध्यान रखना, जो बेटा यू की जो अपना नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी है ऊपर वाले ब्लॉक से कम है, तो थोड़ी देर बाद तो ऐसा हो जाएगा ना कि बेटा ये ब्लॉक है जो उसमें यू के अंदर घुस जाएगा, नीचे वाले ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा तेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है? तो क्या ऐसा होगा एक्चुअल में? एक्चुअल में तो नहीं होगा, क्योंकि एक ब्लॉक दूसरे अंदर के ये स्फीयर इसके वेज के अंदर घुस तो जाएगा नहीं। तो क्या होगा बेटा, इन दोनों की वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये u ज्यादा तेज हुआ, v कम हुआ, तो मतलब u निकल लेगा, v दूर रह जाएगा, तो कांटेक्ट में ही नहीं रहेंगे। बट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बेटा ये स्लाइड करेगा तो कांटेक्ट में ही स्लाइड करेगा, कांटेक्ट में तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए हमने बेटा ये कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लगा के आंसर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत? हेलो, आवाज बेटा समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? हेलो, यस सर। चलो अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एडवांस लेवल पे क्वेश्चन जाएगा। ये एक स्फीयर ऐसे है, ये एक स्फीयर ऐसे, दो स्फीयर है, बेटा इस पॉइंट से लेके यहाँ तक से लेके जो डिस्टेंस दी गई है यहाँ तक की है बेटा 16 है, कितनी है, 16 डिस्टेंस, कितनी है, 16। बात सुना रही बेटा? हेलो, ये जो रेडियस है इसकी, इसकी रेडियस बेटा 7 मीटर, कितनी है, 7 मीटर, इसकी रेडियस है 3 मीटर। किसी एक इंस्टेंट पे, जब यही इंस्टेंट था जब ऐसी सिचुएशन थी, जब ऐसी सिचुएशन थी बेटा,
तो ये जो वैल्यू है ये नीचे की तरफ आ रही है, कितनी की बेटा, ये 10 की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ये नीचे आ रहा है इस इंस्टेंट पे। तो बताओ बेटा वेलोसिटी, ये स्फीयर ए मान लेते हैं, ये स्फीयर बी मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी इसी इंस्टेंट पे, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी एट दिस इंस्टेंट, वी की वैल्यू कितनी होगी जरा बताइए, बता सकते हैं बेटा आप? हेलो, कैसे निकालेंगे? हमें पता है बेटा किसी भी इंस्टेंट पे इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो इनके कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वल रहनी चाहिए, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेटा इक्वल रहनी चाहिए। ठीक है, तो इन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेटा इक्वल रहनी चाहिए। आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है, हेलो, जरा देखो, तो इनके कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, जो इनके सेंटर से मिलाएंगे तभी होगा, क्योंकि इस सरफेस पे भी परपेंडिकुलर जो होगा वो सेंटर से पास करेगा इधर, लेफ्ट वाले के भी परपेंडिकुलर होगा वो भी सेंटर से पास करेगा। तो इसकी बेटा जो इधर की तरफ वेलोसिटी आएगी और इसकी जो इधर की तरफ वेलोसिटी आएगी, ये कैसे होंगे, सेम होंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? अब एंगल वगैरह दिए नहीं गए, अब एंगल वगैरह दिए नहीं गए तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा जरा देखो, हमने क्या किया बेटा, इनको मिला दिया, हमने इनको मिला दिया बेटा। जैसे ही मिलाया, जरा देखो बेटा, हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे लाइन लाई इसके पैरेलल यहाँ तक, यहाँ से इस सरफेस के पैरेलल लाइन आई। ठीक है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। ये कितना है जरा बता सकते हो बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बता सकते हो आप लोग? चलो देखो, ये 3 मीटर है, ये बेटा 7 मीटर है, कितना है, 7 मीटर, क्योंकि ये भी रेडियस कितनी है, 7 मीटर। तो ये कितना बचा जरा देखो, 7 3 10 हो गया, पूरा है 16, तो ये बचा बेटा 6 मीटर, कितना है, 6 मीटर बचा। बात समझ में आ रही बेटा? अच्छा, यहां से लेके इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी बेटा, 7 मीटर ये, और 3 मीटर की रेडियस ये 10 है। तो ये जो ट्रायंगल बनाया बेटा मैंने, ट्रायंगल बनाया, ये C1 या फिर CA लिख देते हैं, ये CB लिख देते हैं, और ये पॉइंट लिख लेते हैं, कोई M पॉइंट है, मीटिंग जो भी है M पॉइंट है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को बनाए बेटा, दिख रहा है ट्रायंगल सबको? हेलो, अगर हम इस ट्रायंगल को बनाते हैं तो ये ऐसा बनेगा, जिसमें ये 10 आएगा, ये 6 आएगी बेटा, 6 मीटर, और ये कितना आ जाएगा, 8 मीटर। तो जरा बता बेटा, ये एंगल कितना आएगा, 53 डिग्री आएगा, और ये एंगल कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 8 10 का है, मीन्स 3 4 5 वाले के सिमिलर। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ बेटा, हाँ या ना? तो ऊपर वाले की जो वेलोसिटी होगी बेटा, किसके अबाउट, ऊपर वाले की जो वेलोसिटी होगी इस लाइन के अलाउंग, इधर की तरफ, तो भाई कितनी है, देखो ऊपर वाले की वेलोसिटी दी कितनी गई है, मैं कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूँ। ऊपर वाले की वेलोसिटी दी कितनी गई, ऊपर वाले की वेलोसिटी नीचे की तरफ दी गई कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, कितनी दी गई बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या है, क्योंकि इधर की तरफ कंपोनेंट कैसा रहना चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो इधर की कंपोनेंट क्या है, यह है बेटा 10 cos 37, और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, cos 37 की जो बेटा वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cos 37 होता है 4/5, 4/5 होता है, 4/5। ठीक है, तो यहीं से देख लो cos 37 बेटा 4/5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 cos 4/5, 4/5 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो कंपोनेंट आया इधर की तरफ, ये 8 मीटर पर सेकेंड आया। अब इसकी वेलोसिटी का भी इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो इसकी वेलोसिटी के ऊपर ए की वेलोसिटी का इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट के बराबर होगा। बात समझ आ रही बेटा? तो इसकी वेलोसिटी रिजल्टेंट है किधर, हमने लास्ट क्लास में ही बताया था बेटा कि आप इसको नहीं मान सकते, आप इसको v नहीं मान सकते, फिर इधर की तरफ कंपोनेंट नहीं लेंगे उसका, नहीं, हमें क्या लेना था बेटा, रिजल्टेंट का कंपोनेंट। हमें पता है ये ब्लॉक आगे की तरफ किसके का, ये जो स्फीयर है छोटा वाला, ये b आगे की तरफ ही जाएगा, तो जो उसकी नेट वेलोसिटी है हम आगे की तरफ नहीं मान लेंगे, इधर की तरफ ही मान लेंगे। ये मान लिया हमने बेटा, vb मान लिया। तो vv का ये कंपोनेंट कितना आएगा भाई, देखो भाई ये एंगल कितना है, ये एंगल है बेटा 53 है, तो ये भी कितना बनेगा, ये भी 53 बनेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, ये एंगल 53 है, तो ये भी बेटा ऐसे ही तो है, देखो ये वाला पार्ट ऐसे ही तो है, ये भी 53 बनेगा। और इसकी लाइन के अलॉन्ग जो वीबी है वो इधर की तरफ दी गई है, वीबी इधर, इसका ये कंपोनेंट क्या आएगा बेटा,
ये आएगा VV cos 53, क्या आएगा बेटा VV cos 53। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है? VV cos 53। तो VV cos 53 से हमें क्या पता चला? ये बेटा VV cos 53 है, तो VV cos 53 की वैल्यू 8 के बराबर आएगी। क्या है बेटा? VV cos 53 should be equal to 8 और cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। कितने होते बेटा? 3/5। जहां से VV की वैल्यू आ जाएगी 3/5 यहाँ पे डालेंगे, दैट इज इक्वल टू 8 और VV की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 40/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई? हेलो, यस सर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि हम आइडेंटिफाई करने थे काफी सारी चीजें। कोई दिक्कत इसमें? हेलो हेलो, ओके, नोट कर लीजिए आप। यहाँ पे बेटा आपके कंस्ट्रेंट के बेसिक प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट के खत्म हो जाते हैं। अब मैंने आपको बेटा टेंशन फोर्स पढ़ाया था, राइट? और क्या क्या पढ़ाया था? हेलो, और क्या क्या पढ़ाया था? नॉर्मल फोर्स पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था? अब हेडिंग डालो बेटा स्प्रिंग फोर्स। इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ाई दिया था, आप क्या पढ़ाना है बेटा? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बेटा? द फोर्स which applies force which is applied by a spring, स्प्रिंग के द्वारा बेटा जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। इट ट्राइज it is in opposite direction of displacement। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है बेटा? यस सर। देखिए, ठीक है बेटा, तो ये डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन होता है। किसी भी स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट का क्या मीनिंग? कोई एक स्प्रिंग है ऐसे, ये अभी नेचुरल लेंथ है, ये कैसी है बेटा? इसकी एक नेचुरल लेंथ होती है, नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे बेटा ये यहाँ पे है इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन। ठीक है, जहां पे स्प्रिंग में नेट फोर्स कैसा हो? 0 हो, मींस स्प्रिंग में नेट फोर्स कैसा हो? 0। इसका मीनिंग क्या होता है? नेट फोर्स इन स्प्रिंग इज 0। नेट फोर्स इज 0। इसको लोग नेचुरल पोजीशन ही बोलेंगे, इसको नेचुरल पोजीशन बोलेंगे। नेचुरल पोजीशन क्या बोलेंगे बेटा? नेचुरल पोजीशन। अगर हम इसको पुश करते हैं, इसको हम लोग खींचते हैं राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ बेटा? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ? पॉजिटिव। कितने का? x का। तो जो फोर्स लगता है इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फोर्स कैसा लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में F। और जो F होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसा होता है? -x। अगर वेक्टर की बात करें तो कैसा जाएगा? -x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट में हुआ और फोर्स कैसा है? लेफ्ट में। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि फोर्स बेटा स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। डिस्प्लेसमेंट राइट में होगा तो लेफ्ट में। अगर हम इसको पुश करते मींस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते तो फोर्स लगता बाहर की तरफ।
मीन्स उस समय पे डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव और फोर्स लगता है पॉजिटिव एक्स में, तो ये कंडीशन अपनी फुलफिल है। तो जैसे ही बेटा ये अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग के बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, के बोलते हैं। तो ऐसा आता है एफ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के एक्स। मॉड एफ हम लोग क्या करते हैं, जनरली मॉड का काम करते हैं। स्प्रिंग कंप्रेस है, एलोंगेट हम लोग फाइनली काउंट कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एफ इक्वल टू के एक्स, जहां पे के को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको कहेंगे बेटा स्टिफनेस भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, स्टिफनेस। क्या लिख देते हैं बेटा, स्टिफनेस। बात में आ रही है। अच्छा, के की यूनिट क्या होगी बेटा, के की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर आएगी। के की यूनिट क्या आएगी बेटा, न्यूटन पर मीटर आएगी। क्या आएगी बेटा, न्यूटन पर मीटर। बात में आ रही है। डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी, mt-2, mt-2। क्लियर बेटा, बात में आ रही है, हाँ या ना? हेलो, ठीक है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। जैसे कि चलो एक बेसिक सा एग्जांपल कर लेते हैं कि एक कोई भी स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा 100, ये आपको गिवन होगा 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 100 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द फोर्स टू पुल द स्प्रिंग बाय 0.5 मीटर। तो बेटा 0.5 मीटर को पुल करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जरा बताओ। जैसे ही हम लोग पुल करेंगे इसको, तो इसमें कितना एलोंगेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एलोंगेशन कितना प्रोड्यूस करना है बेटा, नेचुरल पोजीशन से कितना प्रोड्यूस करना है, 0.5 मीटर। तो हमने फोर्स लगाया इधर की तरफ एफ, कितना फोर्स लगाया एफ। स्प्रिंग में कितना लग रहा होगा बेटा, ये लग रहा होगा के एक्स, के एक्स लग रहा होगा पीछे की तरफ। के एक्स कितना लग रहा होगा बेटा, स्प्रिंग में फोर्स लग रहा होगा के एक्स पीछे की तरफ। यहाँ पे स्प्रिंग में फोर्स लग रहा होगा के एक्स पीछे की तरफ, इस पॉइंट। ठीक है, इसमें बेटा स्प्रिंग में फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ कितना, के एक्स का लग रहा होगा, आगे की तरफ कितना लगा है, एफ F. लगा। ठीक है, और यहाँ पे एलोंगेशन कितना हो गया बेटा, एलोंगेशन हो गया 0.5 मीटर। तो के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, के की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग फोर्स भी है, तो के एक्स इक्वल टू कितना आया। अब यहाँ पे F. बेटा कैसे इक्विलिब्रियम पे है, हमने यहाँ पे फोर्स को रख करके रोक दिया, तो के एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, इस एफ के बराबर आ गई। के की और एफ की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, एफ की वैल्यू हमें पता करनी है। एक्स दिया है 100, एक्स दिया है 0.5 और के दिया है 100, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर, 50 सॉरी क्या न्यूटन। फोर्स है बेटा ये क्या आ गया, 50 न्यूटन। मीन्स अगर हम 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये आगे की तरफ चली जाएगी, कितना 0.5 मीटर से। सेम ऐसे ही अगर हम 50 न्यूटन का फोर्स अंदर की तरफ लगाएंगे तो अंदर की तरफ ये पुश हो जाएगी। बात समझ आ रही है बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। इसको बेटा हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस कब करेंगे, इसके लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे एसएचएम में। कहां पे करेंगे, एसएचएम में। अभी इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। कहां पे करेंगे बेटा, हम लोग करेंगे एसएचएम में। तो थोड़े थोड़े जो भी होते हैं वो हम कर लेते हैं। बात समझ आ रही है बेटा, हेलो? Yes, ठीक है, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या करना है, तो बेटा आप लोग क्लास में बने रहिए, तो हम लोग सॉल्व करते रहेंगे स्प्रिंग फोर्स के। देखो एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं, कैसे करना है। चलो एक चीज बताओ बेटा, अगर कोई एक स्प्रिंग है ऐसे वर्टिकली लटकी है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू दिया गया 100 न्यूटन पर मीटर। ये यहां से वर्टिकली लटका दी गई, क्वेश्चन है वर्टिकली लटका दी, ये 10 किलोग्राम का इसमें मास लटक रहा है। फाइंड द एलोंगेशन, फाइंड द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द एलोंगेशन इन स्प्रिंग, फाइंड द एलोंगेशन इन स्प्रिंग। जरा बताइए बेटा कितना होगा एलोंगेशन।
कितना आएगा जल्दी बताओ। फाइंड द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। कितना आ रहा है बेटा एक्स की वैल्यू? तो 1 मीटर। एक्स की वैल्यू आ रही है 1 मीटर। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है सबको? चलो बहुत बढ़िया। ये ऐसा बेटा, ये 37 है। के की वैल्यू होगी इसका कितना है? 100 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, ये कितना एंगल दिया है स्प्रिंग का? 37 है। ये हमें 10 किलोग्राम का लटका दिया। यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है, ये 100 किलो सॉरी 10 किलोग्राम का मास है। कितना है? 10 केजी। ये ऐसे हमने सपोर्ट दिया है, ठीक है। फाइंड द एलोंगेशन इन स्प्रिंग। फाइंड द एलोंगेशन इन स्प्रिंग, जल्दी से बताओ, ये भी बताओ कितना आएगा? बताओ बेटा जल्दी बताओ। सर 0.8। 0.8 नहीं, ऐसा तो नहीं आएगा बेटा। पहले तो फोर्स निकालो कितना आ रहा है स्प्रिंग में। चलो मान लेते हैं स्प्रिंग में फोर्स है एफ का। कितना फोर्स है? एफ का फोर्स है। क्लियर बेटा, कितना का फोर्स है? एफ का फोर्स है। इस एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो भाई कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर एफ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हम एफ इक्वल टू के एक्स लगा के एक्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे चलेंगे, मतलब एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन पे ही करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? तो चलो इस पे देखो, इस पॉइंट पे हम लोग बात करें, इस पॉइंट पे बात करें तो ये पॉइंट हमने बनाया यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एफ, जिसका ये एंगल कितना बन रहा है? 37। ये भी 37 बन रहा है बेटा। ये बेटा एक पॉइंट है यहाँ पे, ऐसे ऐसे ये बन रहा है 37। नीचे की तरफ लग रहा है बेटा 100 न्यूटन। इधर की तरफ लग रहा है कोई टी, टेंशन हमें पता नहीं है जो कि कितना है। हाँ, ये हमें जरूर पता है कि ये एंगल है बेटा 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। इस एफ पे जरा कंपोनेंट ले लो बेटा, इधर की तरफ क्या आ जाएगा? एफ cos 37। हमें एफ की वैल्यू के चाहिए, ये आ जाएगा एफ साइन 37। हाँ या ना? बात समझ बेटा? सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से सिग्मा एफ बाई को कैसा करना पड़ेगा? 0 इस पॉइंट के लिए। जब हमने कंपोनेंट ले लिए तो इसका कोई काम हमें नहीं है। बात समझ बेटा? इसका कोई काम हमें नहीं है, इसका कोई काम हमें नहीं है। तो एफ बाई को जैसे ही हम लोग 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा एफ साइन 37 इज इक्वल टू 100। और यहाँ से साइन 37 की वैल्यू बेटा 3/5। एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 बाई सॉरी एफ इंटू 3/5 इज इक्वल टू 100। और एफ कितना आ गया? एफ की जो वैल्यू आई वो आ गई 500/3। और एफ को रख देंगे हम के एक्स के बराबर। मान लेते हैं एक्स का एलोंगेशन है तो के एक्स के बराबर रख देंगे, दैट इज 500/3। और के की वैल्यू आपको 100 दी गई है, जिससे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। कितनी आ गई? 5/3। एक्स की वैल्यू बेटा, के की वैल्यू बेटा 100 दी गई है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 5/3। ऐसे निकालेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? 5/3 क्या? मीटर। 5/3 क्या? मीटर, क्योंकि ये सब न्यूटन में दिए। क्लियर बेटा? बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। हेलो, यस सर। बहुत बढ़िया। चलो एक और करो फटाफट, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें x1 का एलोंगेशन है बेटा, इसमें x2 का एलोंगेशन है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ x1 बाई x2। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ x1 बाई x2। कितना आएगा जल्दी से बताओ। पास, कम ऑन, जल्दी से करिए। कितना आ रहा है जल्दी से बताओ बेटा।
So 1:2. क्या 1:2. 1:2 आएगा? मेरे हिसाब से तो 2:1 आएगा। चलो x1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो x1 को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको पूरा ना बॉक्स में डाल देते हैं। तो इस पूरे बॉक्स में एक ही सिस्टम हो गया। इस बॉक्स का सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ बेटा, ये 10 किलोग्राम का मास है। कितने का पूरा 10 किलोग्राम मास है, यहाँ पे लटक रहा है। तो सिंपल सी बात है, kx1 शुड बी इक्वल टू बेटा 10 किलोग्राम का मास इनटू जी। ऐसा होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम है तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 100 डाल देते हैं। जी की x1 की वैल्यू आ गई 10, k की वैल्यू 100 है, g से k 10 इसकी वैल्यू, इसकी भी 10 वैल्यू, x कितना आ गया बेटा जी की वैल्यू आ गई 10, ये आ गया 100 डिवाइडेड बाई k की वैल्यू आ गई 100, कितना आ गया बेटा 10, x1 कितना आ गया 10 मीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो सर आपने हेलो सर आपने मास 100 लिया है। यस 10 यस। है। तो 1 मीटर आ गया, कितना आ गया बेटा ये 1 मीटर आ गया, कितना आ गया 1 मीटर। फिर से करते हैं, मास 10 ले लिया हमने, 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 लिखने की आदत पड़ गई, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 ऐसा आता है राइट। के की वैल्यू यहाँ पे आ गई, x1 की x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 मीटर, x1 कितना आ गया 1 मीटर। अब x2 देखो, x2 में तो केवल यहीं पे अकेला लग रहा है, ये वाला मास को केवल सपोर्ट कर रहा है, बात में बेटा x2 तो केवल यही कर रहा है। तो x2 तो kx2 की वैल्यू किस बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी बेटा 5 into 10 के बराबर मींस 50। x2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 by 100 दैट इज 0.5 मीटर। तो x1 by x2 करना था, कितना आ गया बेटा x1 by x2 करना था, दैट इज 1 by 0.5 which is equal to 2:1। मार्क्स में आ गई, नोट इट डाउन फास्ट। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत? यस सर क्लियर। क्लियर, चलो नेक्स्ट हेडिंग बेटा इनर्शिया। ये सारे फोर्सेस हमने पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बेटा, इनर्शिया क्या होता है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी to change, inability of a body to change the state of motion. its state of rest or uniform motion by itself ठीक है बेटा। कोई भी बॉडी है ये अपने आप की खुद की पोजीशन खुद से, खुद का स्टेट खुद की वजह से चेंज नहीं कर सकती, खुद की स्टेट खुद की वजह से चेंज नहीं कर सकती बेटा। बात समझ आ रही है? बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम कैसे बात करें, बॉडी के सेंटर ऑफ मास की। किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी के सेंटर मास की। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा कि सर खुद से चेंज तो कर ली, जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉडी लेते हैं, उसके अंदर बॉम्ब फंसा देते हैं। तो ये बॉम्ब फटेगा तो ये बेटा बहुत सारे पार्ट में इधर उधर चला जाएगा, बहुत सारे पार्ट में इधर उधर चला जाएगा। तब तो बोलेंगे सर कि हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन तब तो इसकी स्टेट चेंज हो गई। नहीं, तब क्या है बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास फिर भी उसी पॉइंट पे केंद्रित रहेगा जिधर इसका बेटा क्या होगा, जिधर शुरुआत में रखा हुआ था। बात समझ आ रही बेटा? इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ Rest. इनर्शिया ऑफ मोशन, Inertia of position. और तीसरा क्या होता है बेटा, Inertia of position. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पोजीशन तो सेम ही हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बेटा। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना है, बस ये अपने आप से बॉडी खुद की पोजीशन चेंज नहीं कर पाती बेटा, चेंज नहीं कर पाती। इसको नोट कर लो आप लोग, नोट कर लिया बेटा, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे
क्या पढ़ना है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Motion which says if body is at rest, it will remain at rest. It will remain at rest. If it is in motion, it will continue its uniform motion. It will continue its uniform motion until and unless external force is applied. an external force is applied to it. The force is applied to it. जब तक कि इस पर से बेटा कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए तब तक यह बॉडी अपनी पोजीशन अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाएगी। स्टेट ऑफ मोशन का मीनिंग क्या है? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, अगर मोशन की वैल्यू चेंज हो रही है मींस उसकी अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तब भी हम कह सकते हैं कि बेटा इसकी स्टेट चेंज हो रही है। बात समझ आ रही है? तो ये अपना न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो नेट फोर्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेट फोर्स इज एप्लीकेबल। नेट फोर्स का मीनिंग क्या होता है? नेट फोर्स means the sum of all forces, sum of all external forces, sum of all external forces। बात समझ आ रही बेटा? ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए? जिस भी सिस्टम को हम बेटा कंसीडर कर रहे हैं उस पे एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। सिस्टम का मीनिंग क्या है? जो पार्टिकल है, जितने पार्टिकल पे ऑब्जर्वेशन है उन पे सब पे बाहर से होना चाहिए, इंटरनल फोर्सेस काउंट नहीं होते। ठीक है, फोर्स on the system should be external कैसा होना चाहिए बेटा? एक्सटर्नल it should not be an internal force। It should not be on internal force। ठीक है बेटा, और क्या होना चाहिए? If due to internal forces part of the system moves away, then its center of mass will remain stationary, सेंटर मास कैसा रहेगा बेटा? स्टेशनरी रहेगा। ये फर्स्ट लॉ है। ये क्या है बेटा? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Motion is also called लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आ रही है बेटा? नोट कर लो। एग्जाम्पल भी लिखने हैं।
एग्जाम्पल भी लिखने हैं, वही एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक गिलास है, इसके ऊपर बेटा एक पेपर रखा हुआ है, इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। तो उसके बाद बेटा कैसा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, हम सडनली पेपर को हटा देते हैं, हम सडनली पेपर को झटके से हटा देते हैं। तो ये अपने इनर्शिया की वजह से, ये अपने इनर्शिया की वजह से किधर गिरेगा बेटा, ये जो सिक्का है, जो बेटा ये सिक्का है, जो कॉइन है, वो किस में गिर जाता है, ग्लास में। ग्लास में ही गिर जाता है। ये कॉइन कैसे बेटा, ग्लास में गिर जाता है। ये क्या है, कॉइन है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाता है। किसी कार में बैठे हम लोग बेटा, एक कार चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अगर सडनली ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, जो आपको वेरीफाई करता है इनर्शिया ऑफ मोशन को। बात समझ आ रही है बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन को। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, अगर हम ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़े घुमा रहे हैं, अगर बेटा सडनली स्ट्रिंग टूट जाती है, तो इनर्शिया कैसा, वो जो पार्टिकल है वो घूम के नहीं, एकदम जिधर से टूटी है उधर से स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, उधर से स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा, सब लोग नोट कर लिया। देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change in linear momentum with respect to time, is directly proportional to the external force applied on the body. ठीक बेटा, तो कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसका मास m है, इसका मास m है, यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, F का फोर्स लगाते हैं फॉर टाइम dt, कितने टाइम के लिए dt। ठीक है, तो इसका pi कितना आ गया बेटा, जो pi इनिशियल मोमेंटम है दैट इज v की वेलोसिटी से, u की वेलोसिटी जा रहा था, मान लेते u की वेलोसिटी से जा रहा था ये पहले। ठीक है, फिर ये थोड़ी देर बाद किससे चलने लगा, dt टाइम बाद कितने चल जाएगा बेटा, u प्लस dv से चलने लगेगा, u प्लस dv से चलने लगेगा, इतना चेंज होगी बेटा इसकी वेलोसिटी, क्योंकि dv चलने लगा, राइट। बहुत ज्यादा चेंज हो नहीं पाएगा, तो m है, ये p है बेटा। मोमेंटम p फाइनल कितना हो गया, p फाइनल कितना हो गया बेटा, p फाइनल इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ u प्लस dv। तो क्या बोला गया बेटा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, डेल्टा p दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, मेरे हिसाब से आ गया mu माइनस m dv माइनस mu। ये mu से mu कैंसिल आउट हो गया बेटा, कितना आ गया ये सॉरी प्लस है यहाँ पे, ये आ गया डेल्टा p की वैल्यू आ गई, डेल्टा p इज इक्वल टू m dv विच इज dp लिखना ज्यादा बेटर है क्योंकि बहुत छोटा है, m dv। ठीक है, तो क्या बोला बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये ऐसा आ गया, दिस इज इक्वल टू dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया विच इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ dv by dt, dt से डिवाइड कर दिया और बोला बेटा ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। तो यहाँ से कैसा आ जाएगा बेटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टाइम्स ऑफ ये चीज लिखी हुई है a, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू km है। क्या यही अकेला सही है, k की वैल्यू क्या होता है बेटा, बाई एक्सपोनेंट से 1 आ जाती है, तो f की वैल्यू m। क्या ये कंप्लीट इक्वेशन है, नो, क्या ये कंप्लीट इक्वेशन है, नहीं बेटा ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। हमने यहाँ पे मास को कैसा लिया है, कांस्टेंट लिया है, मास को कैसा लिया है, कांस्टेंट लिया है। तो एग्जैक्टली में हम लोग अगर इसको सही से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मोमेंटम को लिखते हैं p इज इक्वल टू mv, और जहाँ पे mv वेरिएबल होगा, वेरी करेगा, और v भी कैसा करेगा, वेरी करेगा। तो अगर हम यहाँ पे dp की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, mdv, ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्लस vdm, तो dp by dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, mdv by dt
प्लस वी डी एम बाई डी टी, और ये चीज है बेटा एक्सेलरेशन एम ए प्लस ये क्या बेटा v, ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dp बाई dt विच इज इक्वल टू फोर्स के बराबर आता है। ये आप अच्छे से v म्यू, ठीक है, ये नोट करिएगा, फिर मैं म्यू को समझाता हूँ क्या होता है। ये बेटा नोट करो, लास्ट में बेटा मैरी लिख दिया, वो वेरी है, यहाँ पे मैरी नहीं है वेरी है, ये भी वेरी करेगा, तो f इज इक्वल टू एम ए प्लस वी म्यू आ जाता है, v टाइम्स ऑफ म्यू, म्यू क्या है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है। नोट कर लिया बेटा सबने, चलिए देखिए, तो यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन है, जो म्यू क्या था, म्यू था रेट ऑफ चेंज इन मास, रेट ऑफ चेंज इन मास, म्यू की वैल्यू है dm बाई dt, म्यू की वैल्यू है dm बाई dt। यहाँ पे बेटा जो f इज इक्वल टू एम ए, जनरली अब क्या होता है, जनरली m कैसा होता है बेटा, जनरली m कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, कैसा होता है कांस्टेंट, जहां से f की वैल्यू क्या जाती है m, इसकी थोड़ी सी हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर इसके भी क्वेश्चन करेंगे। f इज इक्वल टू कैसा होता है ma, तो यहाँ पे अगर ये किसके लिए फॉर्मूला है बेटा, ये कैसा है, वेयर दिस f इज इक्वल टू ma is applicable for small size masses, for point masses बोलेंगे, कैसा मानेंगे बेटा, कैसे बोलेंगे पॉइंट मासेस, ये कैसा है पॉइंट मासेस का एप्लीकेशन, पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है f इज इक्वल टू m, इन केस ऑफ, ऐसा लिख देते हैं बेटा, इन केस ऑफ रिजिड bodies or distributed masses, A refers to the acceleration of center of mass, acceleration of center of mass, acceleration of center of mass होता है, ये ध्यान रखना अच्छे से। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, F net is equal to, बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, MACOM, F net is equal to F net ACOM, COM is for center of mass, F net is equal to MACOM। बेटा आवाज आ रही है, हेलो, यस सर, ठीक है, F net is equal to MACOM, F net की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और क्या होता है, if we want to find out the acceleration of a particle, of a point, of a mass, of a
mass, then F net, then acceleration depends on the force acting on that mass on that given particular moment, on that particular moment, in that particular moment of time, and at that location, it is independent of the history of the motion of that mass. बेटा कोई भी मास है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे फोर्स ऐसा लग रहा है, नेट फोर्स, एफ नेट की वैल्यू कैसे है, ऐसे आई है। एफ नेट की वैल्यू कैसे है बेटा, ये इधर की तरफ एफ नेट आया है, एफ नेट, तो उसका एक्सेलरेशन भी उधर की ही डायरेक्शन में आएगा, रिगार्डलेस कि भाई पहले एक्सेलरेशन सीधा था या ऊपर था या फिर कैसा था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा, हाँ या ना। और देखो कोई भी जो एफ नेट है एक फोर्स है, जो a force cannot change momentum in perpendicular direction to it, as there is no component of velocity in that direction. क्लियर बेटा, बात में आ रही है? उस डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा अगर हम किसी फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा कुछ होना चाहिए। क्लियर बेटा, ये हमारी कुछ चीजें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए बहुत अच्छे से। ये कौन चीजें बेटा? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये बेटा कुछ चीजें जो आपको नोट कर लेनी चाहिए फोर्स के बारे में। नोट करिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। नोट करिए बेटा, नोट करिए। चलो बेटा, कैसे करना है देखो। चलिए बेटा, हमको इसको कैसे, प्रॉब्लम को मैं कैसे अप्लाई करें, प्रॉब्लम की सॉल्विंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी? सबसे पहली चीज, हमें जिस भी बॉडी का मोशन एनालाइज करना है उस बॉडी को आइडेंटिफाई करिए और उस पर सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करिए। सारे फोर्सेस को हमें क्या करना है बेटा? आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मींस बॉडी को हम लोग ऐसा पॉइंट साइज छोटा बॉडी मानेंगे, ठीक है, उस पर, सो दैट कि हम रोटेशनल मोशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमें इसमें रोटेशनल मोशन को कंबाइंड नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है।
ठीक है, उस पर बेटा हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और सारे फोर्सेस बनाएंगे उस पर। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम में है बॉडी तो जिस डायरेक्शन में फोर्स जीरो आ गया उस डायरेक्शन में बेटा बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, और जिसमें नहीं आया एफ नेट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जनरली हम लोग 2D मोशन पढ़ते हैं, दो अलग अलग दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे और उनमें दोनों की कंपोनेंट लेंगे, उनमें सारे के सारे फोर्सेस को केवल उन्हीं दो डायरेक्शन में रखेंगे, बाकी सब में हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जीरो है, आपको पता है कि एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐसी है जिसमें हम बॉडी मूव नहीं कर सकती, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट बॉडी का कैसे कर देंगे, जीरो कर देंगे। मीन्स जो मोशन होगा वो केवल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे जरा देखिए, समझते हैं बेटा। तो पहले इक्विलिब्रियम के एक दो क्वेश्चंस करते हैं, कैसे करना है देखो। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे बेटा, आइडेंटिफाई करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ये पता कर लेते हैं। The diagram of a body of an object in consideration depicting all the forces बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, क्या करते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैसे बनाना है एक हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलो देखिए। एक बेटा अपने पास क्या है, एक लिफ्ट है अपने पास। क्या है बेटा, एक लिफ्ट है। लिफ्ट में एक यहाँ पूरी लगी हुई है, यहाँ पे बेटा एक लिफ्ट है। क्या है, लिफ्ट है। यहाँ पे बेटा एक छोटा सा होल है। क्या है, छोटा सा होल है। और यहाँ से एक स्ट्रिंग आई है, सेम जो स्ट्रिंग है यहाँ से जो कनेक्टेड है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, इसको पकड़। इसका मास m दिया गया है बेटा, लेफ्ट का कैपिटल M दिया गया है। ये पुली है। बताइए बेटा इस पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में तीनों चीजों का बनाना पड़ेगा। इसका इसका भी बना लेते हैं, इसका भी बना लेते हैं, इसका भी, स्मॉल कैम एम का भी, पुली का भी, पी का भी और इसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे कैसे बनाते हैं चलो देखो। तो बताओ बेटा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं T है, यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं T। तो यहाँ पे भी T और यहाँ पे भी बेटा आ जाएगा T। तो इस पे जो टेंशन आएगा इस पुली पे, ये पुली पे बेटा इधर की तरफ एक टेंशन आ रहा है T, इधर की तरफ एक टेंशन आ रहा है T, और इधर की तरफ बेटा एक टेंशन आ रहा है। अब दूसरा टेंशन हो गया, इसमें हमने माना T डैश है, इधर की तरफ आया T डैश। ये आया बेटा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। तो ये आप लोग तो बेटा सन्नाटे में चले गए, सो गए है ना, क्लास में आके सो गए। बहुत बढ़िया। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन कैसे बनाएंगे बेटा, मैन को देखो कैसे बनाया। इस पे ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा, टेंशन। और कहाँ पे, ये जमीन पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा बेटा। इसके पैरों पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। और नीचे इसका जो वेट होगा वो तो लगेगा ही लगेगा। नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, इसका स्मॉल mg तो लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आ रही है बेटा, एक नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर भी लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी के थ्रू जाता है, बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। तो नीचे की तरफ मत लगा देना, पैरों पर नीचे लगे। नीचे लग रहा है तो हमें कंप्रेस कैसे करेगा, ऊपर की तरफ लगते हैं। टेंशन हमेशा पुल करेगा तो ये ऊपर की तरफ लगेगा। ये क्या है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन। इधर mg लगा, FBD ऑफ मैन। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। अच्छा, लिफ्ट का कैसे बनाएंगे भाई, लिफ्ट को देखो। लिफ्ट का देखो बेटा, लिफ्ट को हमने ऐसे दिखाया प्लेटफॉर्म। लिफ्ट पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है। अच्छा, नीचे की तरफ बेटा यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है, मींस इस नॉर्मल का एक रिएक्शन भी लगेगा नीचे की तरफ। लिफ्ट पे, लिफ्ट पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, नॉर्मल जो मैन से लग रहा है, और एक खुद का इसका मास है mg, ये भी लगेगा।
कैपिटल mg भी लगेगा, कैपिटल mg भी लगेगा। ये बेटा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लिफ्ट है, ये बेटा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लिफ्ट है। अगर लिफ्ट की तरीके से ही दिखाना है तो उसकी तरीके से भी दिखा सकते हो आप। ये अपनी लिफ्ट है, राइट। लिफ्ट का बेटा देखो यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ, इसका मास नीचे की तरफ mg, और जो नॉर्मल है वो इस सरफेस को कंप्रेस नीचे की तरफ पुश कर रहा है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स, ये कैपिटल mg, कैपिटल mg। ये बेटा ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लिफ्ट आ गया। ये हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आने चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लिफ्ट, तो ऐसे हमें पता करने हैं बेटा, ऐसे हमें पता करने हैं। अगर एक से ज्यादा मासेस है तो ऐसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। और कोई फोर्स हो तो वो भी हम लोग दिखाएंगे, अभी तो फिलहाल इतने ही फोर्सेस है, mg सब पे लगता ही लगता है। चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे कि हम लोग न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिंपल, एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे एक ये फिक्स है, वेज को हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पे एक हमने मास रखा बेटा जिसका m मास है, इसका मास कितना है, m है। और ये जो एंगल है वो कितना है बेटा, ये एंगल है थीटा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास। तो सिंपल हमें क्या बनाना बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। हमने मास को ऐसे बनाया, इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, अच्छा ये होता है बेटा, ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल होगा थीटा के बराबर। ये एंगल कितना होगा, थीटा के बराबर। देखो यहाँ से थीटा के बराबर, ये नीचे की तरफ लगेगा इस पे mg। बहुत बढ़िया। अच्छा ये हमें अब क्या पता करना है, अच्छा ये लॉजिकली हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों को ये पूरा डायग्राम भी नहीं दिखा, लेकिन किसी ने ये भी नहीं बोला कि सर थोड़ा नीचे बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही फर्क पड़ता है। बेटा यहाँ पे एक mg का फोर्स नीचे लग रहा है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये आपको लॉजिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये स्लाइड होगा तो ऐसे ही स्लाइड होगा, ऐसी डायरेक्शन में स्लाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स दिखाएंगे। इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, यहाँ पे बेटा कोई मोशन नहीं है। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, नो मोशन। क्यों, क्योंकि अपने आप उछल के नहीं जाएगा। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कैसा होगा बेटा, जीरो। तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और जिसमें नहीं हो रहा है उसमें भी लिख लेंगे। हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग फोर्सेस को क्या कर देंगे बेटा, फोर्सेस को डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये mg इधर लग रहा है, ये बीच में कहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना है, एक ऐसी डायरेक्शन आई अपने पास, एक ऐसी डायरेक्शन आई। इस डायरेक्शन में ये y मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में कैसा बेटा, नो मोशन, कोई मोशन नहीं है। तो हमें दिख रहा है, कैसे पता चला, बाय ऑब्जर्वेशन की ऐसे ही स्लाइड हो सकता है, और कोई स्लाइड करने का तरीका नहीं है। यहाँ पे कोई नो मोशन, क्यों, बाय ऑब्जर्वेशन। ये कहाँ से आया बेटा, बाय ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन से पता चला। ठीक है, मोशन किस में होगी, तो इधर इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, आइडेंटिफाई फोर्सेस को डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये mg बीच में घुसा पड़ा है। अच्छा ये थीटा है, देखो जरा थीटा का अब हमें चेक करना है, थीटा कैसे कैसे निकालेंगे। ये थीटा है बेटा, कौन सा थीटा है, ये थीटा है बेटा, ये थीटा है। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा बेटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा आ जाएगा। ये कितना आ गया, थीटा आ गया। ये छोटा सा एंगल जो मैंने बनाया ये थीटा आ गया। ये कितना आ गया बेटा, थीटा के बराबर। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। तो इधर mg का कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, इधर की तरफ आएगा mg cos थीटा। ये क्या आएगा, mg sin थीटा। इधर की तरफ क्या है, मींस mg sin थीटा। मींस इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आया बेटा, इधर की तरफ जो mg का कंपोनेंट आया दैट इज mg sin थीटा, और इधर की तरफ क्या आया, mg cos थीटा आया। राइट, ये नीचे की तरफ mg cos थीटा है। दो कंपोनेंट कर लिए। अब एक ही फोर्स है, और कौन सा है बेटा, हाँ एक और फोर्स है, कौन सा है, और बेटा इधर एक कांटेक्ट फोर्स पे नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा। तो इस सरफेस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर लगेगा, पुश करेगा बॉडी को, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी लगेगा।
अब इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो n की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी बेटा। कौन किसके बराबर होगी? mg cos थीटा के बराबर होगी। यहाँ पे mg sin थीटा रहता है, तो ये बेटा mg cos थीटा है। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg cos थीटा के बराबर होगी, राइट। अब जिस डायरेक्शन में बेटा नेट फोर्स है, जिस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स है, उसी डायरेक्शन में बॉडी की मोशन होगी। हमें एक बाय ऑब्जर्वेशन में पता चला कि इधर की तरफ जाएगा, तो इधर की तरफ हमने इसका एक्सेलरेशन माना कि एक्सेलरेशन है a, तो एफ नेट इन दैट डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू m और a। तो एफ नेट कितना है बेटा? यही अकेला फोर्स होता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, दैट इज mg sin थीटा इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a। m से m कैंसिल आउट हो गया और a की वैल्यू आ गई बेटा g sin थीटा। g sin थीटा ये आपको पता करना है, और ये डायरेक्टली आप याद भी रख लेते, जब भी वेज आए और उसका अगर वेज का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है बेटा mg sin थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगता है mg cos थीटा। ये बहुत बार हमें यूज करने को मिलेगा। ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम थी जो इसकी हमने सॉल्व की, सबसे बेसिक प्रॉब्लम थी जो बेटा हमने इसकी सॉल्व की। ठीक है, और देखो और कैसे करने हैं, और कैसे करने हैं, और देखो और क्या क्या करना है। और देखो बेटा इक्विलिब्रियम का ही कर लेते हैं, ये लिफ्ट वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लिफ्ट वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। बेटा ये लिफ्ट है, लिफ्ट का मास है 100 किलोग्राम, लिफ्ट का मास 100 किलोग्राम, मैन का मास है 80 किलोग्राम। तो बताओ बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा बेटा? टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा गया है, यहाँ पे भी बताना है, यहाँ पे भी बताना है कि इस स्ट्रिंग में बेटा टेंशन कितना होगा, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन कितना होगा, ऐसा पूछा गया है। और अभी ये कैसा बेटा? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, कैसा है? इक्विलिब्रियम में यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल फोर्स ही बताना है, सारी चीजें बतानी है। तो कैसे करेंगे जरा देखो, सबके फ्री बॉडी डायग्राम आते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं बेटा? लिफ्ट का बना देते हैं। लिफ्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखिए बेटा, लिफ्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लिफ्ट बनाया हमने। लिफ्ट पे ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, मान लिया हमने टेंशन इसमें टी है, यहाँ पे टेंशन T1 या फिर टी डैश मान लेते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर वाली स्ट्रिंग में। यहाँ पर टी है, ऊपर की तरफ लग रहा है, टेंशन हमेशा पुल करता है तो ऊपर की तरफ लगेगा। इंसान के पैरों से नीचे की तरफ एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, पुश कर रहा होगा नॉर्मल फोर्स। इंसान उसी पे खड़ा है, लिफ्ट को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, तो हमने एक नॉर्मल फोर्स भी लगा लिया। और क्या लगाया बेटा? और क्या लगाया? इसका खुद का मास है, इसका खुद का मास है कितना? 100 का आएगा बेटा, 100 किलोग्राम का, तो 1000 न्यूटन आ गया, 1000 न्यूटन आ गया। और ये सब कैसा है बेटा? इक्विलिब्रियम में है। तो जो P की वैल्यू आएगी, टेंशन की वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी बेटा 1000 प्लस नॉर्मल रिएक्शन बराबर, जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, राइट। मैन को देख लेते हैं बेटा, मैन को बनाए तो ऊपर की तरफ मैन पे टेंशन लग रहा है, और एक और लग रहा है बेटा क्या? नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा? इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, और खुद का बेटा जो वेट है वो लग रहा है नीचे की तरफ, mg कितना है? जो कि 800 न्यूटन। तो यहाँ से देखो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन प्लस टेंशन मिलके 800 न्यूटन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा कैसा इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। हमें क्लियरली दिख रहा होगा बेटा टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दो, n की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दो, टेंशन कितना आ जाएगा? T इज इक्वल टू T कितना आ जाएगा बेटा? T इज इक्वल टू 1000 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 800 माइनस टी, 800 माइनस टी, टी इधर आ गया, तो t की वैल्यू हमें क्लियरली दिखाई दे रही बेटा, ये 2t की वैल्यू आ गई 1800, तो t कितना आ गया बेटा? 900। कितना आ गया? 900। t कितना आ गया? 900। t की वैल्यू बेटा 900 के इक्वल आ गई, और वहां से n कितना आ गया? n आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया बेटा। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? जो n आया वो कितना है बेटा? 800 माइनस t 18, 900 ही आया ना। t की वैल्यू बेटा कितनी है? इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन आया कितना आया? दैट इज टेंशन की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखो
ये बेटा आया अपना टी, टी की वैल्यू आई नीचे की तरफ 1000, 1000 ना 100 किलोग्राम की, यहाँ 1000 प्लस एन, और टी कितना आ गया, टी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई यहाँ पे 1000 प्लस एन, और एन हमने यहाँ से कितना रखा, एन की वैल्यू रखी हमने 800 माइनस टी के बराबर, ये टी इधर गया 2t, टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 900 आ गई, टू की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी आ गई 900 आ गई, और एन की वैल्यू कितनी आएगी जरा देखो, एन की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू जैसे ही 900 आई है तो बेटा एन आ गया 800 माइनस 900 विच इज 100 माइनस 100 न्यूटन। तो इस पे नीचे की तरफ नो बेटा ऐसा तो नहीं आना चाहिए, टी की वैल्यू हमको ऐसे नहीं आनी चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम में कुछ तो गड़बड़ हुआ है इस क्वेश्चन में, या तो वैल्यूज कुछ गड़बड़ हो रखी होगी, तो हमें देखना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, ये 100 किलोग्राम का ही है ना, दिस इज 100 kg, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा जरा देखिए, यहाँ पे 2t, चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसका ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ एक इसका वेट, और नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। टी की वैल्यू होगी 1000 प्लस एन के बराबर, और इस मैन का बनाया, मैन पे क्या क्या लगा, नीचे नीचे लगा खुद का वेट, नीचे लगा इसका खुद का वेट, ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल रिएक्शन, और ऊपर की तरफ एक लगा टेंशन, जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, राइट। तो जो स्ट्रिंग में टेंशन है, टेंशन प्लस स्ट्रिंग की वैल्यू 800 न्यूटन, 80 किलोग्राम का 800 न्यूटन आया, इसका 1000 आया, एन प्लस टी की वैल्यू 800, एन प्लस टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एन प्लस टी की वैल्यू आ गई 800 के बराबर, ठीक है। और यहाँ से एन की वैल्यू क्या आई 800 माइनस टी, और 800 माइनस टी हमने एन की वैल्यू पुट यहाँ पे की, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, ये टी की वैल्यू आ गई, सॉरी ये गड़बड़ आया, 900 ही आ रही है, एन की वैल्यू कहीं तो कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा। चलो हम चेक करके बताते हैं क्या गड़बड़ है इसमें, ठीक है। कुछ वैल्यूज में शायद गड़बड़ हो रखा होगा, ओके ओके। सो ये गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, ये गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है कि बेटा अपना जो लिफ्ट का वेट है, लिफ्ट का वेट बहुत ज्यादा है, लिफ्ट का वेट इंसान से ज्यादा है, मीन्स ये पूरा लटक भी जाएगा इस पे, ये लटक भी जाएगा इस पे, तब भी ये इसको बैलेंस आउट नहीं कर पाएगा, तब भी इसको बैलेंस आउट नहीं कर पाएगा। तो हमें इसका वेट कम करना पड़ेगा, तब ये स्टेबल रह सकता है, राइट। इसका वेट कम करना पड़ेगा, कितना, इसका वेट 60 किलोग्राम लेते हैं, तब जाके ये सेट हो जाएगा। क्योंकि क्यों, क्योंकि बेटा जितना भी फोर्स लगाएगा स्ट्रिंग पे, कितना भी फोर्स लगा ले, ये कितना भी फोर्स लगा ले, इस लिफ्ट को वहां पे रोक के नहीं रख सकता, ये सिस्टम स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे देखो 60 लेंगे तो आंसर अपना सेम तरीके से सही आ जाएगा, ठीक है। कैसे, क्या प्रॉब्लम है, चलो देखिएगा। क्या बेटा देखो, इस पे ऊपर की तरफ लगा टी, टी नीचे की तरफ कितना आया, तभी एन की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही थी, टी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, ऊपर की तरफ टी आया, नीचे की तरफ कितना आया 600 न्यूटन, और इस पे आया नॉर्मल रिएक्शन एन। तो यहाँ से देखो बेटा टी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, दैट इज 600 प्लस एन। और अब मैन का बनाइए, मैन सेम है अभी अपने पास, अब अपनाइए, कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। या ऊपर की तरफ बेटा इस पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा मैन पे, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, mg की वैल्यू कितनी है, mg की वैल्यू कितनी है बेटा 800 न्यूटन है, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा m, तो t प्लस n जो होगा वो 800 के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 800 माइनस t। तो यहाँ पे बेटा पुट करिए, t की वैल्यू आ गई 700 न्यूटन, t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 700 न्यूटन। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालिए, तो बेटा 800 माइनस 700 विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन, अभी ठीक, विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। कितना आ गया n की वैल्यू 100 न्यूटन। तो सारी की सारी चीजें निकल आई है। t की वैल्यू कितनी आई है बेटा, t की वैल्यू कितनी आई है, t की जो वैल्यू आई है वही है 700 न्यूटन। पुली का बना लीजिए बेटा, पुली बना लीजिए, यहाँ पे 700 न्यूटन, यहाँ पे बेटा 700 न्यूटन, ऊपर की तरफ आया है टी डैश, तो टी डैश की वैल्यू, तो यहाँ से टी डैश की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1400 न्यूटन, ठीक है। ये इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये क्या गड़बड़ हुआ था पिछली बार बेटा, अपना ये पूरा पूरा यहाँ पे वैल्यू ज्यादा आई थी, यहाँ की इसकी वैल्यू बेटा कैसे आई थी, ज्यादा आ गई थी। हमने ये इसका वेट ज्यादा लिया था लिफ्ट का, तो लिफ्ट को कभी भी रोक के नहीं रख पाएगा मैन, लिफ्ट को रोक के
नहीं रख पाएगा, इसलिए प्रॉब्लम्स आ गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखो आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक बढ़िया सा फिक्स वैल्यू के साथ क्वेश्चन कराता हूँ। चलो देखो, बोला गया है बेटा अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम पुश करते हैं नीचे की तरफ, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। फोर्स लगाया बेटा हमने 10 न्यूटन का, ये 5 किलोग्राम का है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किधर होगा। तो सिंपल सी बात है, ये भी हमें बाय ऑब्जर्वेशन से ही देखना पड़ेगा। भी छोटे छोटे हल्के हल्के लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर लेवल ऊपर करेंगे। विच इज यहाँ पे बेटा हमने फोर्स को पुश किया, ये आगे की तरफ चलेगा, किधर चलेगा, एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में ही हो सकता है, इस डायरेक्शन में ही हो सकता है। किस डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा, इस डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इस डायरेक्शन में बेटा इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इस डायरेक्शन बेटा इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, वाई डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये एफ लगाया हमने ऐसे 30 डिग्री में, तो एफ के हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, किधर, एक इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट कर देंगे 0। ये बेटा 5 किलोग्राम का है। चलो तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस 5 किलोग्राम वाले का बना लेते हैं। ऊपर की तरफ लगेगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ लगेगा 50 न्यूटन इसका वेट, नीचे की तरफ लगेगा 50 न्यूटन इसका वेट, और ऐसे लग रहा है 30 डिग्री पे फोर्स। इसके दो कंपोनेंट देंगे फोर्स के, एक आएगा आगे की तरफ, एक आएगा नीचे की तरफ। तो आगे की तरफ कितना आएगा बेटा, एफ कॉस 37, एफ की वैल्यू है 10 न्यूटन, तो एफ कॉस 37, एफ इज इक्वल टू है 10 न्यूटन। तो 10 कॉस 30, 10 कॉस 30, कॉस 30 होता है बेटा √3/2। ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 sin 30, दैट इज 1/2। अब जब हमने कंपोनेंट ले लिए तो इस वाले का कोई काम नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है तो हटा दीजिए, राइट। तो एक्सेलरेशन बेटा इस डायरेक्शन हमारा ए है, अगर ए एक्सेलरेशन है तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा 0, एक्स नहीं होगा, तो एफ वाई शुड बी, क्योंकि वाई में कोई मोशन नहीं है, एफ वाई शुड बी 0। इट मींस टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 50 इधर, 5 इधर, n ऊपर, तो n की वैल्यू बेटा ऊपर की तरफ कितनी आ गई, 60 न्यूटन, सॉरी 55 न्यूटन। एक्स डायरेक्शन देखो बेटा, अब एफ एक्स, एक्स में मोशन हो रहा है, अब एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एम ए नेट। सो एम ए आ गया बेटा, यहाँ पे एम ए नेट, यहाँ पे ऐसे एम ए आ गया। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, यहाँ पे फोर्स वगैरह है 10√3/2, दैट इज 5√3 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम का मास है, ए की वैल्यू ए निकालनी है, तो ए की वैल्यू आ गई √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। कनेक्टेड बॉडीज का मोशन कैसे होगा बेटा, कनेक्टेड बॉडीज का मोशन कैसे होगा ये हम सीखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यहाँ पे हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कनेक्टेड बॉडीज के मोशन को खत्म करके फ्रिक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।